Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। उससे पहले आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। सो लेट अस बिगिन। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब एक ब्लॉक को किसी रफ सरफेस पे यानी फ्रिक्शन के प्रेजेंस में मूव किया जाता है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन उसके मूवमेंट रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है और हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट उसको मूव कर रहे हैं, यानी हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे और जहां भी हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पर वर्क भी होता है। ठीक है, सो वही वर्क डन का एक्सप्रेशन या फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। इसमें दो केसेस लेने वाले हैं, एक रफ इंक्लाइंड सरफेस है और एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इंक्लाइंड सरफेस यानी कि जिसमें सरफेस प्लेन नहीं होके हॉरिजॉन्टल नहीं होके हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पर है, जबकि हॉरिजॉन्टल सरफेस आपको पता ही है हॉरिजॉन्टल है यानी प्लेन सरफेस है, प्लेन है और हॉरिजॉन्टल भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट केस लेते हैं रफ इंक्लाइंड सरफेस। यहां पर जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें एक ब्लॉक को हम इंक्लाइंड सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन स्मॉल एफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। सेम डायग्राम है जो पिछले वीडियो में एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन में हमने ड्रॉ किया था, अप और रफ इंक्लाइंड सरफेस वाला डायग्राम। सेम कंडीशन है, वही डायग्राम है और आप उसके एक्सप्लेनेशन के लिए पिछला वीडियो एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन चेकआउट कर सकते हैं। सो इस केस में हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था। ओके, सो वो फॉर्मूला लास्ट वीडियो में डिराइव किया था, इसलिए यहां मैं डायरेक्ट यूज करने वाली हूँ। वो फॉर्मूला मैं यहां लिख देती हूँ। तो एक्सेलरेशन इस स्थिति में जब आप ऊपर ले जा रहे हैं, धकेल रहे हैं ऊपर की तरफ ब्लॉक को, वो होता है जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये डिराइव किया हुआ है पिछले वीडियो में, इसलिए यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है कि आपका जो प्लेन, आपका जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना है, वो एंगल थीटा है। और म्यू यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उस सरफेस, उस प्लेन का। तो एक्सेलरेशन ये होगा, जी आपको पता ही है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है। सो अभी हमको तो निकालना है वर्क डन। एक्सेलरेशन तो पहले निकाल चुके हैं, लेकिन वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज हम इसको एस अमाउंट से डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है, तो फोर्स अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स को हम लिखते हैं एम ए, इसलिए हो जाता है एफ इंटू एस यानी एम ए एस। अभी ए की वैल्यू जो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए होती है वो यहां पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एम जी, ए की वैल्यू है जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एस, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम जी एस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, राइट। सो ये हमें वर्क डन का फॉर्मूला मिलता है फॉर रफ इंक्लाइंड सरफेस, कि अगर हमको एक रफ इंक्लाइंड सरफेस पे एक ब्लॉक को मूव करना है फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ओके, अभी आते हैं सेकेंड केस पर जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में आपको पता है ये हमारा पुलिंग फोर्स है, ये जिससे हम इसको पुल कर रहे हैं और सपोज का डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है जैसे कि पहले हुआ था। फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स या पुलिंग फोर्स के अपोजिट वर्क कर रहा है। वेट एम जी है, उसके जस्ट ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन एन है। ये फ्री बॉडी डायग्राम है। अभी सीधा ही यहां पर जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था इसी में ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए थीटा 0 रख देते। क्यों? क्योंकि थीटा एंगल प्लेन या सरफेस का एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ। अब जब सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 0 हो गया, 0 डिग्री हो गया। सो जब हम थीटा को 0 रखते हैं यहां आ जाता है, डायरेक्टली आप इसमें भी रख सकते हैं साइन 0 डिग्री प्लस म्यू कॉस 0 डिग्री। सो हमें मिल जाता है साइन 0 0 होता है, एक्सेलरेशन हमें म्यू जी मिलता है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें वर्क डन निकालना है। W होगा एम ए एस। क्यों होगा मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ए की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं म्यू जी, तो हमें मिलता है एम म्यू जी
एस, यानी म्यू टाइम्स mgs, ये हमको वर्क डन मिलता है कि जब हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना है तो वो वर्क होगा म्यू mgs। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, इंक्लिनेशन के कारण ये फैक्टर एक्स्ट्रा जाता है और हॉरिजॉन्टल होने पे केवल म्यू mgs। अब हम देख सकते हैं म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है नेचर ऑफ सरफेस को, यानी कि सरफेस रफ है या स्मूथ है। जितना रफ सरफेस होगा म्यू की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ये mg रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट या बॉडी के वेट को, ठीक है, और s रिप्रेजेंट करता है आप कितने अमाउंट से उसको डिस्प्लेस करते हैं। तो s है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे इसको फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं तो वर्क डन में इन तीनों के अलावा एक फैक्टर और आ जाता है थीटा वाला, जो कि है इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको हम कहते हैं। तो फैक्टर्स किसी भी क्वांटिटी पे कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है वो फैक्टर उनको फॉर्मूला से ही मिल सकते हैं। कभी भी आपसे पूछ लिया तो इट इज वेरी इजी, आप फॉर्मूला में जो भी क्वांटिटीज है उनसे आराम से बता सकते हैं कि यही वो फैक्टर्स हैं जिन पे वो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। सो इन दिस वे हमने डिराइव किया एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, रफ इंक्लाइंड सरफेस और हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, राइट? That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.